देखिए सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, पहले एक चीज समझिएगा। देखिए, पहले समझिए कि कंसर्न कितना तरह का होता है। अगर आप बिजनेस करोगे, सबसे पहले आप अगर अर्निंग करेंगे तो अर्निंग का कितना अपॉर्चुनिटी है सर, 3 है। या तो आप बिजनेस करोगे, है ना, या तो आप प्रोफेशन है, या तो आप अगर कोई प्रोफेशनल है तो आप अपना प्रोफेशनल फीस वगैरह वहां से पैसे कमाएंगे, या तो आप इंप्लॉयमेंट करेंगे। क्या करेंगे सर, यही 3 ऑप्शन है तो पैसा कमाने का। इसके अलावा कुछ और है? आपने पढ़ा बिजनेस स्टडीज में एक्टिविटीज, देयर आर 2 टाइप्स, सोशल एक्टिविटी, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटी जिससे आप अर्न करते हैं पैसा, मतलब आप अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आप रिटर्न में क्या करेंगे, मनी अर्न करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक क्या है, आप टीवी देख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मोबाइल घांट रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये सब सारा क्या है, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे कुछ अर्निंग नहीं होता। नाउ सर, जब आप अर्निंग में जाते हैं तो अर्निंग में कितना पार्ट हो गया, या तो आप बिजनेस करोगे, या तो आप प्रोफेशन पे हो, या तो फिर एम्प्लॉयमेंट पे जॉब करेंगे, है ना। तो हमारा जो पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो बिजनेस से रिलेटेड है। किससे, बताइए, बिजनेस से रिलेटेड है। नाउ जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी 2 तरह का पार्ट होता है सर। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, क्या बताइए, एक क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, और एक क्या होता है सर ट्रेडिंग। क्या होता है सर, ट्रेडिंग। इसका मतलब समझ में आता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके उसको अपना फैक्ट्री पे यूज करता है, और बेस्ड ऑन दी प्रोसेस, बेस्ड ऑन दी फार्मूला, बेस्ड ऑन दी एक्सपर्ट हायरिंग के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। जहां पे लेबर भी लगता है सर, तो लेबर कहाँ लगता है, ऑफिस में, फैक्ट्री में। तो लेबर के हेल्प से उसको अपने लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करके उसको किसमें डालते हैं सर, फिक्स गुड्स में। एक ऐसा गुड्स बनाते हैं जो कि मार्केट में डिमांड है, उसका क्या है, मार्केट में डिमांड है, जो कि मार्केट में कंज्यूमेबल आइटम, जिसको लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। अब एग्जांपल जैसा कि ये जो हमारा शर्ट है, ये जो आपका शर्ट है, ये क्या आपका फैब्रिक है, तो ये डायरेक्ट थोड़ी ना बना है, इसको कोई बनाया है, तो इसको तो कोई बनाया है, और कोई होलसेलर रिटेलर वगैरह से खरीद के मेरे तक पहुंचाया है, और तब जाके मैं खरीदा हूं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा एंड टू एंड कंज्यूमर तक का, वो चैनल कैसे करता है, वो चैनल समझिए। बिजनेस यहाँ पर 2 तरह का, एक है मैन्युफैक्चरिंग, एक है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चर क्या करता है, डिफरेंट रॉ मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करता है, एक जगह इकट्ठा करके ये मेरा रॉ मटेरियल आ गया है इसके पास, अब इसको ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस में क्या लगता है, प्रोसेस में इसके पास लेबर लगता है, क्या लगता है, लेबर लगता है, राइट, और मशीन लगता है, क्या लगता है सर, मशीन। और ये दोनों चीज कहां मिलता है, ये दोनों चीज कहां मिलेगा बताइए, ये दोनों चीज मिलेगा फैक्ट्री में। कहां पे, फैक्ट्री पे। तो ये बंदा रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में यूज करके इसे क्या बना देता है, इससे बना देता है फिनिश गुड्स। क्या बनाता है, फिनिश गुड्स। क्लियर है। वो फिनिश गुड्स क्या रहता है सर, वो मार्केटेबल आइटम रहती है, वो कंज्यूमेबल आइटम्स रहती है, बेस्ड ऑन दी कंज्यूमर के हिसाब से उसको बनाया जाता है। क्लियर है। या कोई भी ऐसा आइटम बताइए जो कि मार्केट में चलता नहीं है, मार्केट में यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी बना हुआ है, कोई भी एक ऐसा आइटम नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको यूज करता ही, तभी उसको बनाया गया। अगर कोई यूज नहीं है तो कोई बनाएगा नहीं, बनाता है, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है। नाउ अब ये मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट अपने पास गुड्स आता है क्या, मतलब आपको अगर थम्स अप पीना है या कोक पीना है, तो डायरेक्टली आपको वो कोला कंपनी में ऑर्डर देते हैं और वो आपका घर में डिलीवरी करवा देता है। हाँ, आपको साबुन लेना है तो लक्स कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेल ठोकते हैं, उससे बात करते हैं, वो आपको घर में साबुन पहुंचाता है। वो करता है क्या, एग्जैक्टली आपने पढ़ा है इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, रिमेंबर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स।
तो इंडस्ट्री का काम क्या है, सामान को बनाना। तो जितना भी इंडस्ट्री है, दो सार दी मैन्युफैक्चरिंग, क्या है सर, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग है, उनका काम है सामान को बनाना। और ट्रेड और कॉमर्स का काम क्या होता है, ट्रेड और कॉमर्स का काम होता है वो सामान जो बना हुआ है उसको कंज्यूमर तक पहुंचा। क्लियर है? तो वो सारे एक्टिविटीज को अपने लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो सामान बनाएगा नहीं, एक से सामान खरीदेगा, अगला को बेचेगा, फिर अगला उसे खरीदेगा, अगला को बेचेगा, और एंड में फाइनली जो कंज्यूमर है वो गुड्स को यूज कर लेगा, खा लेगा, खत्म हो जाएगा। यही कहानी है। क्लियर है? तो ये जो बंदा है, ये मान लीजिए ए, ये मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, अब ये यहाँ पे ट्रेडिंग करता है। जब ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो चीज समझिएगा, यहाँ पर दो चीज होगा, एक होगा होलसेलर। क्या होता है सर? एक होता है होलसेलर और एक होता है सर रिटेलर। क्या बोलते हैं उसको? अब होलसेलर में भी डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर होते हैं। एक हो सकता है सर इंटरनेशनल लेवल का आपका होलसेलर होगा, एक नेशनल होगा और एक लोकल भी हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए कि सर आपका कोक जो है वो इंडिया पे मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती, या ऐसा ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कि इंडिया पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बाहर पे होती है, राइट? तो बाहर से कोई एक ऐसा बड़ा होलसेलर है जो कि नेशनल बेसिस में सप्लाई करता है, तो ये क्या करेगा, वो ये जो ए है इससे खरीदेगा। वो मेरा होलसेलर 1 है, बड़ा होलसेलर जो कि पूरा इंडिया में सप्लाई करता है इंपोर्ट करके। फिर वो होलसेलर क्या करेगा सर, फिर ये दूसरे को देगा। फिर वो कहाँ आएगा बताइए, अलग अलग स्टेट में आएगा। फिर स्टेट से वो मेरा कहाँ आता है सर, स्टेट से वो मेरा लोकल में आता है। कहां पर आता है? लोकल में आता है। फिर वो गुड्स होलसेलर से फाइनली किसके पास जाता है सर? रिटेलर के पास। रिटेलर का मतलब क्या होता है? जो गुड्स किसी और बिजनेस को नहीं बेचेगा, जो गुड्स किसको बेचता है? डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो दुकान है एरिया वगैरह पे, दोस्त आर नोन एज व्हाट? होलसेलर। रिटेलर होता है ना? उससे आप सामान खरीदते हैं। जो बिजनेस अगर किसी से सामान खरीदेगा दैट इज व्हाट? होलसेलर मेटिक्स। क्या इन लोग कोई नया गुड्स बनाता है क्या? इन लोग नया गुड्स नहीं बनाता है। तो ये सर रिटेलर अपने पास आया। अब ये रिटेलर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर है, ये मेरा कंज्यूमर को गुड्स क्या करता है सर? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यहां से कंज्यूमर अपना गुड्स को रिसीव करता है और कंज्यूम कर लेता है। ठीक है? ये पूरा प्रोसेस है इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स का। नाउ हमारा जो टॉपिक है कॉस्टिंग, हमारा जो टॉपिक है क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? कॉस्टिंग। ये जो कॉस्टिंग का टॉपिक है ये डिपेंड करता है और ये अप्लीकेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। कहां पे बताइए? तो ये अपने लोग जो चैप्टर जो सीख रहे हैं ये किस में अप्लाई होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अप्लाई होता है। ट्रेडिंग कंसर्न में कॉस्टिंग का फंडा हमारा नहीं है। ट्रेडिंग में जो अप्लाई होता है वो क्या अप्लाई होता है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या अप्लाई होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आता है। क्या आता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वहां पर दोनों अप्लाई होती है। तो जब भी अपने लोग अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात करेंगे तो आपका दिमाग में क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कौन सा कंसर्न? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब जो सामान को बनाता है और बना के फाइनली क्या करेगा? होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है। क्लियर है? तो ये अपने को समझना है सर। नाउ मैन्युफैक्चरिंग में करते क्या है लोग? इन लोग का प्राइम टारगेट है कॉस्ट एसरटेनमेंट। क्या बताइए? कॉस्ट पता करना। क्या पता करना? कॉस्ट पता करना। मोबाइल साइलेंट करिए। मतलब मेरा जो एक यूनिट पे मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है ये इनको निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मोटिव क्या था बताइए? अकाउंटिंग करने का, प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना? द बेसिक मोटिव क्या था ट्रेडिंग कंसर्न का? प्रॉफिट निकालना। कि भैया एक साल जो काम किया है तो एक साल के अंदर में मेरा कितना फायदा हुआ, मेरा कितना नुकसान हुआ, वो अपने को पता करना। लेकिन जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएंगे और जब कॉस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का द प्राइम टारगेट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना। क्या निकालना? और कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होगा सर? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। जितना आपका कॉस्ट था उसको टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं, वो मेरा क्या निकल जाता है? कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे सर टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है?
टोटल प्रोडक्शन तो आपको पता है, जितना सामान बनाएगा, जितना यूनिट रहेगा, गिवन दिया रहेगा। ये तो अपने लोग नहीं निकाल सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं क्या यहाँ बैठे बैठे? इसके लिए अपने को कहाँ जाना होगा? फैक्ट्री पे, तभी तो पता चल पाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में क्या करेगी सर? गिवन दिया रहेगा। ये अपने लोग निकाल सकते ही नहीं है, बैठे बैठे बुक्स में नहीं निकाल सकते। हाँ, अपने को क्या दे सकता है? डिफरेंट डेटा दे सकता है, डिफरेंट कॉस्ट आइटम दे सकता है। उसके थ्रू से क्या निकालना अपने को? टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है सर? टोटल कॉस्ट निकालना है। और टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? 3 पार्ट में। कितना पार्ट में बताइए? 3 पार्ट में। एक होता है मटेरियल, क्या बताइए? जिसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। आप जो सामान बनाएंगे तो कोई सामान को यूज करके ना, या ऐसे बन जाएगा? मतलब सपना में सोच रहे हैं सामान बन जा, सुबह उठे बन के आ गया और उसको बेच दिए मार्केट में। इमेजिन करो अगर ऐसा होता तो क्या होता? जरूरी नहीं था काम करने का, खाली सपना देखो, रात को सो, अच्छा अच्छा सपना देखो, बड़ा बड़ा सामान सोचो और उसको मार्केट में बेच दो, तो सबका सब जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ी वगैरह हो गया, रोल्स रॉयस, सब वही सोच बना रहे हैं बैठ के, और सुबह उठा घर का नीचे बेच दो। क्लियर हो गया? तो सर रॉ मटेरियल यूज होता है, तो जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसको कौन सा कॉस्ट बोलता है? मटेरियल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? नॉन मटेरियल कॉस्ट में, मटेरियल कॉस्ट में आपका ऐड हो जाता है, ऐड होता है लेबर कॉस्ट। क्या बताइए? लेबर कॉस्ट। तो हमारा कॉस्ट का जो बेसिक है वो क्या है? मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। और क्या है सर? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस को अपने लोग टोटल मिला के ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब हेड के ऊपर से, हेड के ऊपर से क्या बोलेंगे? ओवरहेड। वही है क्या? ओवरहेड का मतलब होता है टोटल एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। जितना भी टोटल खर्चा है उसको अपने लोग जोड़कर क्या नाम देते हैं? ओवरहेड। क्लियर है? तो कॉस्ट का हमारा फंडा क्या है? 3 चीज ऐड करने से कॉस्ट निकलता है। क्या बताइए? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। क्लियर है? नाउ सर ओवरहेड में जब जाते हैं ना, तो ओवरहेड में भी डिफरेंट पार्ट है। ओवरहेड में भी डिफरेंट पार्ट है। ठीक है? ओवरहेड अगर अपने लोग जोड़ते हैं तो इसमें आता है प्रोडक्शन ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड? क्या बताइए? प्रोडक्शन ओवरहेड। ये सब जो बता रहा हूं ना सर, इसको थोड़ा सा उतारना है। प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बताइए? एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसका जो सेंटर है, सेंटर का मतलब जहां पे वो सामान को बनाता है, तो एक तो फैक्ट्री होगा, ऑफिस होगा। सामान बन जाने के बाद में सामान कहां रखेगा? फैक्ट्री पे, गोडाउन में। एक स्टोर डिपार्टमेंट होगा जहां पे परचेस आके रहता है। परचेस जितने भी स्टॉक खरीदे कहां रखेंगे? स्टोर डिपार्टमेंट। फिर उसको यूज करने के लिए कहां लेके जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन से जब पूरा सामान बन के हो जाएगा तो उसको कहां बैठाएंगे? गोडाउन में। एक शोरूम होता है, शोरूम में लोग आएंगे, चेक करते हैं, देखते हैं भैया सामान पसंद आया, और जो सामान पसंद आया तो क्या शोरूम से गाड़ी को भेज देते हैं या गोडाउन से? गोडाउन से। तो गोडाउन से गाड़ी उसके बाद डिलीवर्ड हो जाता है। तो ये सारा एक्सपेंसेस है, सारा क्या है? एक्सपेंसेस है। अभी एक्सपेंसेस को जो ओवरहेड बोले ना, उसको भी पार्ट पार्ट किया गया। अगर फैक्ट्री का जितना खर्चा है उसको अपने लोग जोड़ के क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन। फिर उसके बाद जाते हैं सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। क्या बताइए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जितना भी मेरा ऑफिस का खर्चा है उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है? उसको क्या बोलेंगे सर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस का क्या खर्चा है बताइए? ऑफिस का क्या खर्चा है? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑफिस का तो बहुत सारा खर्चा है, सैलरी, ऑफिस का खर्चा में ऑफिस का रेंट, इंश्योरेंस। तो जितना भी ऑफिस का खर्चा हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, वो कहां पर ऐड होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद में जो खर्चा है, जो मेरा टोटल ओवरहेड, उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड? क्या बताइए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? आज के टाइम पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस इज व्हाट? दिस। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गुड्स ही अच्छा नहीं है ना, फालतू प्रोडक्ट है, नाम नहीं लेंगे हम, रिकॉर्ड हो रहा है।
लेकिन उसका एड इतना सुपर है ना, मस्त वाला एड बनाता है, पूरा सामान बिक्री हो जाता है। होता है कि नहीं होता, हमको बताइए। बहुत सारा एड। अब जैसे ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, क्या इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ? हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? लेस जो होता है हमारे लिए अच्छा है क्या? जितना भी आपका पिज्जा वगैरह है, जितने भी देखे हैं वगैरह, जितना भी आपका फास्ट फूड सेंटर है, हमारे हेल्थ के अच्छा है क्या? हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब अगर सलमान खान आके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और बोला आप भी पियो, डर के आगे जीत है। लेस खा के आदमी का मतलब बिंगो वाला एड चल रहा है, तो आदमी का दिमाग में क्या करता है कि नहीं भाई सलमान खान मेरा फैन है, भाई बोल रहा है तो पीनी होगा। बात समझ आ रहा है? तो आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनी, आई मीन इट, बड़ी बड़ी कंपनी ह्यूज एक्सपेंस कर रही है सर ये एड के पीछे। आपको क्या लगता है कि सलमान खान को थम्स अप पसंद है, वाया थम्स अप पीने के लिए, और आपको बोला पीने के लिए, और ऐसे ही भैया पैसा देता है लोग। वो भी ऐसा नहीं 1-2 लाख रुपया, करोड़ रुपए में बात होता है। 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए का एड का पैसा लेता है 20 सेकंड का। कहाँ है यहाँ? एक एड बनाने के लिए पूरा टीम रहता है, लोग एड बनाता है, ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का और क्या मतलब है? आपको एक नया दुकान खोले, फ्री में सैंपल बांट दिए, क्या बांट दी? मान लीजिए कि आपका पान दुकान खोला, अब उसको बेटा ऐड करना है कि भैया पान दुकान को कैसे चलाएंगे, तो क्या किया, एक दिन पूरा फ्री में पान बांटा। होता है ना, नया नया चाय दुकान खोला तो देखते हैं कि पहला दिन चाय दुकान क्या करता है, फ्री में बांट देता है, फ्री में चाय पिलाता है। ये टेक्निक है। क्या टेक्निक है बताइए? वो सैंपल, फ्री सैंपल में दे रहा है सो दैट कस्टमर उसका अट्रैक्ट हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट टेक्निक। कौन सा टेक्निक है? ये तमाम खर्चा ये सब कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? ये 3 ओवरहेड आपको पढ़ना है, लेकिन अभी इसमें अपडेट हुआ है, लेकिन आप लोग का बुक में अभी तक अपडेट किया नहीं है, बिकॉज ये सीयू है। क्या है? सीयू है। इसको पुराना चीज बहुत पसंद है, समझिए। इसको अपडेट करने का दिल नहीं करता भाई, क्या अपडेट करें। हाँ, इनकम टैक्स में लिखा है कि टैक्स को अपडेट करने इसलिए अपडेट करता है। कॉस्टिंग वगैरह में भी बहुत सारा अपडेट हुआ है, अकाउंटिंग में भी अपडेट हुआ है, नहीं किया। तो एक्चुअल में ओवरहेड 4 तरह का है। कितना तरह का? मतलब रियल में देखिए, मैं क्या हूं ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हूँ, तो कुछ कुछ चीजें मेरे पास अपडेट आ जाता है, इसलिए मैं अपडेट बता देता हूँ। लेकिन हाँ, आपको बनाना बुक के हिसाब से बनाना। क्या है? एग्जाम में जो मार्क्स मिलेगा किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से। हम कौन है? हम कोई नहीं है। तो एग्जाम में आपको जो मार्क्स मिलेगा किसके हिसाब से? बुक के हिसाब से। करना बुक के हिसाब से, लेकिन मार्केट में जो लेटेस्ट चल रहा है ना उसको भी याद रखना है। तो मार्केट में टोटल ओवरहेड कितना है? 4 है। एक क्या है बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा क्या? ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। थर्ड क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक नया आया है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। क्या है सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड, R&D। ये क्या है? ये क्या है, कौन बताएगा? ये ओवरहेड क्या है सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड क्या है, कौन बताएगा? बोलिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड क्या है? मार्केट में रिसर्च करते हैं, लेकिन क्या रिसर्च करते हैं भाई? किसके लिए रिसर्च करते हैं? एग्जैक्टली। इसके अलावा और अगर नया प्रोडक्ट के लिए चेक करना पड़ता है, या जो मेरा पुराना प्रोडक्ट है उसके लिए? तो पुराना प्रोडक्ट के लिए चेक क्या करते हैं? कोई कंपटीटर है कि नहीं? सिर्फ कंपटीटर नहीं सर। R&D यूज होता है, दो तरह से खर्चा यूज होता है। एक तो नया प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में आ रहा है तो उसका असेसमेंट करते हैं अपने लोग कि वेदर वो मेरा मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। डिमांड अपने लोग यूज करते हैं कि डिमांड है नहीं, तब जाके अपने लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको अपग्रेड करना, क्या करना? अपग्रेड करना। वो भी किसका काम है? R&D का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट से आप कब आउट हो जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल नोकिया है ना, हम लोग के टाइम में वगैरह कितना अच्छा था। नोकिया फोन नोकिया था। सैमसंग आईफोन तो कोई जानता ही नहीं था, जिसके पास है वो सब नोकिया चलाता है। वो भाई साहब अमीर आदमी है। अपना टाइम में नोकिया वो 6600 प्लस एक था ना, 7810, वो फोन चलाता था 7610। तो उस वक्त सर नोकिया का डिमांड था, है ना। लेकिन आज कहाँ है नोकिया?
है खत्म। समझ में आया क्यों नहीं अपडेट हुआ? बिकॉज वो मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना एक्सपेंस नहीं किया। नोकिया का खुद का सॉफ्टवेयर था सिम्बियन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और मार्केट में उस वक्त एंड्रॉइड नया नया जन्म हुआ था, नहीं समझे? वो सबसे पहले कहाँ अप्रोच किया था? सबसे पहले किया था नोकिया में कि भाई हमको सपोर्ट करो, आपका जो फोन का सॉफ्टवेयर है वो हमको दे दो, एंड्रॉइड वाला बोला। वो ईगो में था, नहीं मेरा सिम्बियन सॉफ्टवेयर है, मेरा अच्छा सॉफ्टवेयर है। वो उसका प्रपोजल वो क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। वो फिर एक नया मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ रहा था सैमसंग। सैमसंग उस वक्त कोई औकात नहीं था, बात समझ रहे? उस वक्त नया नया था, नया नया, तो उसका पोटेंशियल को समझा, पोटेंशियल को समझ के उसके साथ बोला कि ठीक है भाई, मेरा जो भी कंपनी है, जो भी मेरा मोबाइल बनेगा, सॉफ्टवेयर उसमें आपका अपडेट होगा। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन है, 10 साल तक का नोकिया को आप ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने दें। अब इमेजिन करिए कोई एक नया नया बंदा है जो कि मार्केट को टेक ओवर करना चाहता है, बड़ा जो ऑलरेडी एफिलिएटेड है वो उसको मना कर दिया, है ना? अब एक नया बंदा उसके साथ आना चाह रहा है, बोले भाई हम लोग दोनों साथ में करेंगे, लेकिन तुम उसके पास कभी नहीं जाओ, इसके पास ऑप्शन नहीं था, क्या कर लिया? बोले हाँ ठीक है चलो। धीरे धीरे करके एंड्रॉयड का ऐसा बूम चला, इतना इजी मतलब यूजर इंटरफेस हो गया ये, कि नोकिया धीरे धीरे सिम्बियन सॉफ्टवेयर जो था वो गायब हुआ, मार्केट से गायब हो। सैमसंग राइजिंग, समझ रहे हैं? तो बिजनेस भी क्या होता है ना सर, बिजनेस भी एक तरह का फाइट है। क्या है? एक फाइट होता है ना जो आप झगड़ा करते हो, आपको दिखता है आज झगड़ा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये मतलब आप बोल सकते हैं ना कि ये भी एक तरह का फाइट है जो दिखता नहीं है। ये भी मतलब कि काफी चैलेंजिंग थिंग है बिजनेस करना, ठीक है? बहुत सारा चीज आपको वहां पर सोचना पड़ता है। तो ये R&D का एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है सर मार्केट करने में, अदरवाइज साइड हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हाजमोला खाए आप लोग? खाए? तो पहले 1 रुपए का हाजमोला में 6 पीस आता था, 6 पीस आता था, ठीक है? और प्लस मतलब पहले ना थोड़ा सा मोटा रहता था, अगर आप उसका ये देखे होंगे ना, ये जो आती थी गोली वो ऊपर में थोड़ा सा मोटा रहता था। अभी क्या कर दिया बेटा, उसको चिपटा कर दिया, ऐसा लगेगा ना कोई दाब दिया है। हाँ, और उल्टा 6 का जगह कितना कर दिया है, 4 कर दिया है। लेकिन जो एड है ना, मतलब पहले से जो उसका आपका रैपर है वो काफी इंप्रूव कर दिया, क्वालिटी कर दिया, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, R&D, कि भैया चीज का सामान का दाम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उसको 1 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर 1 रुपये से ज्यादा बढ़ाएगा तो उसका सेल नहीं हो पाएगा, मार्केट में उसको 1 रुपये में रखना है, तो क्या कर दिया, अपना प्रोडक्शन का जो कट है उसको कम कर दिया, जितना क्वांटिटी वो सप्लाई करता था 1 रुपये के रैपर में उसको कम कर दिया, 6 पीस का जगह पे 4 पीस कर दिया, तो उसका कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। ये एक पॉइंट। दूसरा, नया नया फ्लेवर ला रहा है, नया नया फ्लेवर ला रहा है, आम पन्ना लाया है, कोला वाला फ्लेवर ट्राई करिएगा, अच्छा है। मतलब खाना वाना खा लेने के बाद में अगर कोला फ्लेवर का हाजमोला अगर यूज किए तो आम मिलेगा, समझ रहे हैं? लेज, लेज हम लोग के टाइम में लेज, पता है हम लोग के टाइम तो लेज था ही नहीं सर, अंकल चिप्स था। सुनिए अंकल चिप्स, आप लोग नहीं खाए होंगे, खाए? तो लोगों का एज भी था अंकल चिप्स, आप नहीं खाए होंगे, खाए क्या अंकल चिप्स? पता है तब तो बहुत साल चल गया हो। तो फिर धीरे धीरे ना आपका लेस का सिर्फ एक फ्लेवर आया था, पता है आपको? लेस का एक फ्लेवर था, कौन सा था फ्लेवर? सबसे पहला फ्लेवर लेस का कौन सा था? रेड नहीं, सबसे पहला फ्लेवर लेस का कौन सा था? येलो वाला फ्लेवर था, क्लासिक सॉल्ट, सबसे पहला फ्लेवर था। फिर आया टोमेटो, वो काफी चला, वही की वजह से ही लेस नाम कमाया। आज लेस का कितना फ्लेवर है, अनगिनत है। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, नया नया टेक्निक लाते रह रहा है। किस लिए? अपने लिए, बिकॉज अपने लोग ह्यूमन है एंड वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, लोग सेटिस्फाई कभी भी एक चीज से नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हैं? तो डेली हर साल अपने लोग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। हमारा टेस्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। कोई नया चीज आया ना तो अपने लोगों को ट्राई करने का दिल करता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कलकत्ता में कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ, ठीक है, तो एक्साइटेड, भाई रेस्टोरेंट ओपन हुआ, सब जगह मैसेज में ग्रुप में चल गया, चलो रेस्टोरेंट में चलते। एक्साइटमेंट में आदमी उस चीज को यूज करता है, और जैसे गया खाना अच्छा नहीं लगा, नहीं खा, समझ में आता है?
तो सेम इसी तरह से ह्यूमन नेचर है कि वो एक बार चीज को यूज कर लिया, अब उसका धीरे धीरे उसको नया चीज चाहिए। तो जो मार्केट में नया निकालता है वो चलता रहेगा, जो छूट गया वो खत्म हो। एग्जाम्पल आईफोन, हर साल अपग्रेड होता है। आईफोन 13 है, लास्ट टाइम आया था, इस बार क्या आएगा? आईफोन 14 आएगा। वो नहीं निकाला आईफोन, बोले नहीं इस बार हम नहीं निकाले, आईफोन 13 ही 14 है, जा। क्या होगा? क्या होगा? मार्केट कैप्चर कर पाएगा? जो हर साल का अपग्रेड करने का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी फेल हो जाएगा। उसको हर साल क्या करना है? अपने आप को अपडेट करना है, तभी वो चलेगा। या तो फिर ऐसा कर दिया कि आईफोन 14 में वही प्रोसेसर डाल दिया, वही 3 कैमरा कर दिया, छोटा मोटा ऐड कर दिया, क्या चलेगा? तो आने वाला 5 से 6 साल में आपको 6 कैमरा मिलेगा, समझ रहे हैं? मोबाइल फोन में 6 कैमरा आएगा, अनगिनत रैम 32 GB, रैम 32 GB, फोटो क्लिक करने का जरूरत नहीं है, बहुत सारा फीचर्स आने वाला है। तो ये सारा जो खर्चा, ये सारा खर्चा क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, जो कि ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर हो गया? नाउ ये पूरा हम आपको कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरहेड समझ में आ गया? हाँ सर, कॉस्ट शीट का पार्ट बता रहे हैं। तो कॉस्ट में याद है सर कितना खर्चा है? 3 खर्चा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड में फिर कितना टाइप है? 3। क्या क्या बताइए? प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और फिर क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर हो गया? एक और हमारा नया मार्केट में जो ऐड नहीं हुआ वो क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। अब ये बताइए इसको ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभी अगर कोई अगर रिसर्च एंड आपका डेवलपमेंट का खर्चा लिखा रहेगा तो उसको कहाँ दिखाएंगे? उसको दिखाते हैं अपने लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। कहाँ दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारे पर्टिकुलर हेड अभी तक आया नहीं है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा खर्चा के बारे में। अब आते हैं सर मटेरियल के बारे में। मटेरियल को समझते हैं, ठीक है? मटेरियल से पहले आते हैं सर स्टॉक। क्या बताइए? स्टॉक का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टॉक कितना तरह का होता है? तो बताएगा स्टॉक कितना तरह का होता है? 2 तरह का। क्या? एक रॉ मटेरियल वाला, दूसरा और बीच वाला स्टॉक जो बच गया वो कहाँ है? वो भी फिनिश गुड्स, वो भी रॉ मटेरियल। कितने तरह का स्टॉक होता है? देखिए स्टॉक या इन्वेंट्री 3 तरह का होता है। कितना तरह का? एक होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? स्टॉक का मतलब जो मेरे पास बचा हुआ है, जो मेरे पास पड़ा हुआ है यूज करने के लिए, दैट इज व्हाट स्टॉक मींस। तो एक रहता है रॉ मटेरियल, मतलब जिसको अभी अभी खरीदे हैं। अब आप 1000 टन रॉ मटेरियल खरीदे हैं, सबको एक बार में प्रोडक्शन में लगा दीजिएगा, कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। तो आप केवल 10 टन लगाएं तो बाकी 990 टन कहाँ रहेगा? आपका स्टॉक। गोडाउन का मतलब, गोडाउन मतलब स्टोर डिपार्टमेंट, मतलब आपका स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो भी तो आपका क्या हो गया? एसेट्स हो गया ना सर। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेके रहता है। अब यही रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिनिश गुड्स। तो जो मेरा फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया है, बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। अब ये रेडी हो जाने के बाद आप इसको कहां भेज दोगे? गोडाउन में, कि भैया ये मेरा माल रेडी है, अब इसको गोडाउन में रख देंगे पूरा पैक करके बेचने के लिए। जैसे ही ऑर्डर आएगा उसको क्या करेंगे सर? गोडाउन से भेज देंगे। लेकिन जब तक का बिक्री नहीं हुआ है तब तक वो कहां रहेगा? गोडाउन पे रहेगा। कहां रहेगा? आपके स्टॉक में। और क्या बोलकर रहेगा? फिनिश गुड्स। क्या बोल के रहेगा? फिनिश गुड्स। सेकेंड में एक होता है सर व्हाट इफ, जो माल अभी तक रेडी नहीं हुआ है, जो माल अभी तक रेडी नहीं हुआ, ना तो वो रॉ मटेरियल है ना तो वो फिनिश गुड्स है, वो बीच में पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसा कि जो भी लेदर शूज वगैरह होता है तो किससे बनता है? लेदर से बनता है। लेदर किससे बनता है? एनिमल स्किन से बनता है। एनिमल स्किन आइदर गोट, बीफ वगैरह, उन लोग के स्किन से बनता है। तो आपको पता है उसका प्रोसेस है, ठीक है? जो लोग राजा बाजार में रहता है ना, तो एक एरिया धड़ा वाला, वहां घुसिएगा कभी, आपको समझ में आएगा एनिमल स्किन का वहां पर खंड। तो वो एनिमल स्किन को पहले वो लोग आपका
बहुत सारा नमक वगैरह मिलाता है, केमिकल वगैरह मिला के उसको ब्लू बोलते हैं। तो पहले उसको वो करके ना रखता है, सुखाता है, वो सूख जाता है ना, तो फिर जितना भी उसका एनिमल का रहता है ना, वो हेयर वगैरह उसको वो हटाता है, पूरा हटा के पूरा प्लेन कर देता है, प्लेन करके रख दिया। अब फिर वो कटिंग होने के लिए जाता है मैन्युफैक्चरिंग पे, कटिंग वटिंग कर के फिर जो भी उसको शेप देना है वो शेप में देता है, स्टिचिंग करता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इमेजिन करिए जो कि खाली ब्लू करके छोड़ दिया है, सुखा के छोड़ दिया है, वो आपका स्टॉक नहीं है क्या? उसको स्टॉक नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको कौन सा स्टॉक बोलेंगे? रॉ मटेरियल। क्या वो रॉ मटेरियल है? क्या वो फिनिश गुड्स है? फिनिश गुड्स भी नहीं है ना, तो वो रॉ मटेरियल है। वो क्या होता है? सीमी फिनिश गुड्स होता है। क्या होता है सर? उसको सीमी बोलते हैं या तो फिर पार्टली बोलते हैं, पार्टली फिनिश गुड्स या सीमी फिनिश गुड्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है सर वर्क इन प्रोग्रेस। क्या नाम है? नाम से समझ में आ रहा है क्या नाम है? वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। क्या बोलते हैं इसको? मतलब वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या हो गया? काम अभी जारी है, काम अभी चल रहा है, कहां तक बनाने में? फिनिश गुड बना। क्लियर है? तो याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टॉक कितना तरह का होता है? 3 तरह का, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। ट्रेडिंग कंसर्न में स्टॉक कितना रहेगा? ट्रेडिंग कंसर्न में अब यही जो मैन्युफैक्चरर क्या बिक्री करेगा मार्केट में? WIP बिक्री करेगा। क्या बिक्री करेगा? फिनिश गुड्स। तो ट्रेडर लोग क्या बाय करेगा? फिनिश गुड्स। क्या ट्रेडर लोग कोई नया सामान बनाता है? हाँ, मतलब कोको कोला खरीदा और उसको कोको कोला का जो रैपर है हटा के अपना वाला बैठा के उसको बेच दे रहे। कर पाएगा क्या? कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं आप, लेकिन केस खाइएगा लंबा, पूरा जिंदगी बीत जाएगा केस सॉल्व करने पे। चीज समझ में आता है? तो आप नहीं कर सकते। तो ट्रेडर लोग कोई नया गुड्स नहीं बनाता, तो ट्रेडर के पास हमेशा एक ही स्टॉक बचा, और वो स्टॉक का नाम क्या है? फिनिश गुड्स। क्या है? फिनिश गुड्स। वो फिनिश गुड्स बाय करेगा और फिनिश गुड्स अपना प्रॉफिट वगैरह लगा के सेल करेगा, यही उसका काम। क्लियर हो गया? नाउ सर अब इसमें से 2 तरह का आपको मिलेगा, एक रहेगा ओपनिंग और एक रहेगा क्लोजिंग। एक क्या रहेगा? ओपनिंग और एक रहेगा क्लोजिंग। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है सर? सिंपल, अगर आपका ईयर एंड 31 मार्च में है तो 31 मार्च का जो स्टॉक बचे उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और वही स्टॉक नेक्स्ट ईयर का अप्रैल में क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। पता है अपने लोगों को? पिछला साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। पिछला साल मेरा स्टॉक 10 लाख था, तो इस साल कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12 लाख हो जाता है। मतलब 10 लाख रुपए रात में रखे गए थे और सुबह उठे तो 12 लाख हो गया। अल्लाह ताला 2 लाख का स्टॉक और घुसा दिए, ले बेटा रख, देखो जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो सर जो पिछला साल का क्लोजिंग था वही इस साल का क्या होगा? ओपनिंग। क्लियर हो गया? नाउ ये चीज समझ में आ गया सर? अब समझिए टाइप्स ऑफ मटेरियल में, मटेरियल का टाइप कितना तरह का होता है? मटेरियल का टाइप, किसका मटेरियल? रॉ मटेरियल। टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कितना तरह का मटेरियल होता है? ठीक है। एक रहता है डायरेक्ट मटेरियल। कौन सा मटेरियल? क्या रहता है सर? डायरेक्ट मटेरियल। और एक रहता है इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बताइए? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है? एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है सर इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट एंड व्हाट इज मीन बाय इनडायरेक्ट? कौन बताएगा? मैं रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, फिनिश गुड WIP नहीं। रॉ मटेरियल 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ऑफिस में नहीं सर, मटेरियल फैक्ट्री में। और डायरेक्ट किसको बोले? नहीं, लेबर कहां से गया? अपने लोग तो अभी चल रहे मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ठीक है। उसको बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगेगा, जैसे कि लेदर बनाने के लिए केमिकल लगता है स्टार्टिंग, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। सिंपल सा चीज समझिएगा, जो मेरा मेन रॉ मटेरियल है जिसके बिना पे आप सामान बना नहीं सकते, समझ में आ रहा है? दोस आर नोन एज डायरेक्ट मटेरियल, जो एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स एनी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली। समझ रहे हैं? वही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। अब टेक एग्जांपल, ये जो हमारा शर्ट है, ये शर्ट में जो फैब्रिक है, दिस इज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल। दिस इज व्हाट?
डायरेक्ट मटेरियल, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन इसमें जो बटन वगैरह आप जो देख रहे हो, बटन देख रहे हो, स्टिचिंग करने के लिए जो सूता वगैरह जो आपने देखा है, दिस आर व्हाट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल का बताइए, क्या अगर ये फैब्रिक अगर नहीं रहेगा तो अपने लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे? प्रोडक्शन रुक जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, इसको यूज करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल अपने को चाहिए। और इनडायरेक्ट मटेरियल ये कहां पे यूज होगा? ये तुरंत तो यूज नहीं होगा, ये कहां पे यूज होगा? जब ये कटिंग वगैरह हो जाएगा, फिनिशिंग वगैरह हो जाएगा, तब स्टिचिंग का जरूरत है। स्टिचिंग वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद ये बटन का जरूरत है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो मेरा यूज होता है, ये यूज होता है फैक्ट्री में। कहां पे यूज होता है सर? फैक्ट्री पे। और इसका जो कॉस्ट रहता है ये अपने लोग दिखाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। कहां पे बताइए? इसको कहां दिखाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। कहां दिखाते हैं इसको? फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं होता। कौन सा मटेरियल बताइए? इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल भी एक तरह का रॉ मटेरियल होता है क्या? एक से ज्यादा हो सकता है? एक से ज्यादा हो सकता है। ये कलर का फैब्रिक है, कोई और कलर का फैब्रिक होगा, कोई और डिफरेंट होगा, तो एक से ज्यादा रॉ मटेरियल मिलके भी बनता है। टेक एन एग्जांपल कि ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपका ये जो कैमरा है, क्या ये कैमरा बनने के लिए सिर्फ एक ही पार्ट लगा है सर? वायर है, ये वाली चीज है, प्लस नीचे में जो मेन कैमरा है, ये सारा भी इंपॉर्टेंट है ना। तो सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल नहीं रहता है, एक से ज्यादा भी रहता है। क्लियर है? वो सब रॉ मटेरियल को जो हमारा डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा उसको डायरेक्ट बोलेंगे, और जो अदर देन डायरेक्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे सर? इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये हमारा मटेरियल में अपने लोग को रीड करनी है, समझना है। और मटेरियल का एक कॉस्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं बताइए? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है? रॉ मटेरियल कंज्यूम अपने को निकालना। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में अपने लोग ऐड करते हैं लेबर कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? नाउ लेबर में ये, अब लेबर अपने को आना है। लेबर में हमको बताइएगा लेबर किसको बोलते हैं? पहले दो कॉन्सेप्ट समझिए। एक होता है वर्कर, एक क्या होता है? एक होता है स्टाफ। क्या होता है? पहले ये दोनों का मीनिंग पता करिए। वर्कर और स्टाफ किसको बोलते हैं? जो फैक्ट्री चलाता है, जो मतलब मशीनरी चलाता है, स्टाफ जो रेगुलेट करता है। आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लें, लिख रहे हैं, माँ बाप का पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्या बनने के लिए? वर्कर। क्या बनने के लिए कर रहे हैं? वर्कर बनेंगे तो आप। बनने के लिए तो इधर ही बन जाएंगे सर। हाँ, तो क्या बन रहे हैं? स्टाफ बन रहे हैं। तो स्टाफ जब वर्ड सुनते हैं तो आपका दिमाग में क्या आता है? कोई व्हाइट कॉलर पर्सन है, पूरा एकदम शर्ट पैंट पहन के, टाई फाई लगा होगा के, बैग वैग लेके एकदम ऑफिस जाता है ढंग से। यही तो आपका एक माइंड पे है ना। तो स्टाफ का मतलब क्या होता है? दोज पर्सन हु वर्क इन ऑफिस। कहाँ पे वर्क करता है? ऑफिस। जो ऑफिस में काम करता है, जिनका काम होता है कंप्यूटर, पेपर वर्क, ये सब का काम होता है। मशीन में इन लोग काम नहीं करते। दो सारे स्टाफ। तो आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है क्या करने के लिए सर? स्टाफ बनने के लिए। और आपको जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सैलरी। क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में सर बाइफिकेशन है, उर्दू में बाइफिकेशन नहीं है। सैलरी का मतलब मजदूरी, और वेजेस का मतलब भी क्या होता है? सेम। तो सर आपको सैलरी मिलता है, लेकिन जो वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? आप मूवी देखे हैं, इन लोग का इमेज आपको पता है, जो मैला कुचैला कपड़ा वगैरह पहन के, फटा वगैरह हो गया, गंदा गंदा कपड़ा हो गया, हाथ भारी, चेहरा भारी, मार देगा तो किसी को एकदम लाल हो जाएगा चेहरा वगैरह, राइट? तो सर पर्सन इज व्हाट? वर्कर। जिनको हमेशा हमेशा मूवी में क्या दिखाया है? मतलब डोमिनेटेड दिखाया, अत्याचार दिखाया, उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीब उन लोग, राइट? तो सर वर्कर। जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, सही से लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, उन लोग कहाँ पे काम करता है? उन लोग काम करता है फैक्ट्री में। कहाँ पे काम करता है? तो उन लोग को एट द एंड में जो अपने लोग पार्ट देंगे, जो पेमेंट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं सर? वेजेस। क्या बोलते हैं? वेजेस। क्लियर हो गया?
तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? फैक्ट्री के बारे में। किसके बारे में? तो हम लोग यहाँ पर सैलरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? वेजेस के बारे में। जो हमारा कहाँ पे वर्क कर रहा है? फैक्ट्री पे। कहाँ पे वर्क कर रहा है? फैक्ट्री। अब सैलरी का लिटरल मीनिंग पे मत जाइएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, क्या लिखा हुआ? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। आप बोले सर सैलरी तो लेना नहीं है, आप बोले थे कि सैलरी नहीं लेंगे, यहाँ तो सैलरी लिखा हुआ हम नहीं लेंगे। यहाँ पर वर्ड क्या है? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। तो मैनेजर कहाँ पे काम कर रहा है? फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। बट जब फैक्ट्री में भी वर्कर काम करने वाले हैं ना, वो भी दो तरह के वर्कर है। कितना तरह के? एक डायरेक्ट वर्कर है, क्या बताइए, और एक इनडायरेक्ट वर्कर है। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर क्या है? वर्कर में भी दो तरह का होता है। कितना तरह का? एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट किसको बोलेंगे? डायरेक्ट काम किसके ऊपर करता है? प्रोडक्शन पे। किसके ऊपर काम करता है? प्रोडक्शन पे। उस लेबर को प्रोडक्टिव लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव लेबर बोलते हैं सर। इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम सामान बनाना है। क्या करना है? सामान बनाना है। इन लोग डायरेक्टली फैक्ट्री में जो सामान है, गुड्स है, उस पे वर्क करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, इसलिए इन लोगों को प्रोडक्टिव लेबर बोलते हैं। और जो अदर देन प्रोडक्टिव है, जो मैनेजर है, जो मैनेजर वो काम करता है क्या? मैनेजर क्या करता है? काम कराता है, सही से काम कर, ऐसे कर, वहां देखे, यहाँ कर, काम नहीं कर रहा है, वो जस्ट सुपरवाइज करता है, राइट। तो ऐसे लोग को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वर्कर। ऐसे लोग को इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इनडायरेक्ट बोलते हैं, जिसका नाम है नॉन प्रोडक्टिव, है ना भाई। अब फैक्ट्री में सर आपको सुपरवाइज करने के लिए भी तो लोग होंगे। दरवान है, दरवान। दरवान का काम क्या है? सामान बनाना। हाँ, क्या काम है उसका? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका काम है। बात समझ में आ रहा है? तो उन लोगों को जो वेजेस देते वो कौन सा वेजेस है? इनडायरेक्ट वेजेस। कौन सा वेजेस? इनडायरेक्ट वेजेस। और जो हमारा प्रोडक्शन में काम कर रहा है उसको देते हैं सर डायरेक्ट वेजेस। तो ये हो गया डायरेक्ट वेजेस, और ये हो जाएगा सर इनडायरेक्ट वेजेस। क्लियर है? याद रखिएगा, लेबर कॉस्ट में जब हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट का, किसका बारे में बात करेंगे? लेबर कॉस्ट का। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डायरेक्ट वेजेस के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्ट वेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो मेरा कहां पे जाएगा? वो मेरा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। कहां पे जाएगा सर? ये मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का खर्चा नहीं है, ये मेरा फैक्ट्री का खर्चा है। किसका खर्चा है? फैक्ट्री का खर्चा। चीज क्लियर हो रहा है? एक बार फिर से अगर हम आपको पूरा बता रहे हैं तो सर अपने को डायरेक्ट वेजेस, ये लेबर में, तो लेबर कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। क्लियर है? तो अगर हम पूरा समरी में आपको बताएं तो अपने को चीज समझना है सर, एक्टिविटीज कितना तरह का था? 3 तरह का। रिमेंबर, एक्टिविटीज 2 तरह का, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में जब पार्ट करते हैं तो कितना तरह से अर्निंग कर सकते हैं? इधर बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिजनेस के बारे में। बिजनेस भी कितना तरह का होता है? 2 तरह का, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडर। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेडर। नया सामान कौन बना के देता है? मैन्युफैक्चरर। कौन ज्यादा डिफिकल्ट है, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरर बेसिकली क्या करता है? ये रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर भी होता है। क्या होता है? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर होता है। मैन्युफैक्चरर से भी पहले एक पार्ट है, क्या बताइए? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर। अब रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर क्या है सर? सपोज मैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मेरे को कोयला चाहिए, क्या करेंगे? जाके कोयला निकालेंगे। मेरे को आयरन चाहिए, हम क्या करेंगे? आयरन निकालेंगे। हमको कुछ गुड्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? वहां से यूज करेंगे। नहीं सर, या इधर गवर्नमेंट निकाल के अपने को देती है, या तो फिर जो गवर्नमेंट के अदर जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर होते हैं ना, जिनका काम है नेचुरल रिसोर्स हमारा कंट्री का या कहीं और से, वो लेके मेरे को प्रोवाइड कर। क्लियर है? इन लोग को रॉ मटेरियल सप्लायर बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल सप्लायर से मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? सामान खरीदेगा, सामान खरीद के उसको कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस में बनाएगा, और प्रोसेस बना के क्या कर देगा? फिनिश।
और यहां तक का इसको निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है कि भैया मैंने जो सामान बनाया था वो सामान का कीमत कितना है, बस यही जानना है। तभी तो मार्केट में बेचे, तभी तो मार्केट में बेच के वो प्रॉफिट लॉस निकालेगा, समझा। तो अपने को निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट। रिमेंबर, अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर, तीन तरह का कॉस्ट को मिला के क्या बन जाता है टोटल कॉस्ट, क्या क्या बताइए, मटेरियल, लेबर प्लस ओवरहेड। नाउ ओवरहेड में भी तीन कैटेगरी है, वो क्या कैटेगरी है सर, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आप लोग का बुक में तीन है बट मार्केट में कितना है, चार है। एक और क्या है नया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये अभी नहीं दिया हुआ तो आप किसमें दिखाओगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में उसको दिखा देना। क्लियर है। नाउ सर अब उसके बाद अपने लोग चले थे यहाँ पे, इन्वेंट्री तीन तरह का है, रिमेंबर, एक क्या था, रॉ मटेरियल और एक सेमी फिनिश गुड्स, पार्टली फिनिश गुड्स, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, वर्किंग प्रोग्रेस, और थर्ड में क्या है, फिनिश गुड्स। क्लियर हो गया। नाउ सर रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, खाम माल, वर्ड सुने, खाम मतलब रॉ। अगर आप शूज वगैरह इंडस्ट्रीज में तो आपके लिए जो लेदर है, एनिमल स्किन है, वो क्या है, रॉ मटेरियल। अगर आप ये शर्ट्स वगैरह शूट पीस वगैरह इंडस्ट्री में तो आपके लिए फाइबर जो है, ये जो आपका फैब्रिक है, ये क्या है, ये रॉ मटेरियल। क्लियर है। तो एक रहता है रॉ मटेरियल, एक रहता है सेमी फिनिश गुड्स, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जो स्टेज में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जब स्टेज में रहेगा इसमें भी पार्ट है, आइदर 20% कंप्लीट हुआ, 50% कंप्लीट हुआ, कोई 80% कंप्लीट में है। तो ये सबको वर्किंग इन आपका प्रोग्रेस बोलते हैं। और थर्ड में हो गया सर फिनिश गुड्स, क्या हो गया बताइए, फिनिश गुड्स। नाउ फिनिश गुड्स जितना भी है सब ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा। इस साल जो बिगनिंग में स्टार्ट हुआ, जितना मेरा स्टॉक था वो मेरा क्या है, वो ओपनिंग स्टॉक। इस साल के एंड पे, मतलब जैसे हमारा प्रोडक्शन एंड हो रहा है, उसका एंड वाला जो पीरियड में स्टॉक बचे उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब यही स्टॉक नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ये समझे, इस प्रोडक्शन का क्लोजिंग नेक्स्ट प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, ओपनिंग। इसके अलावा सर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं सर, जो डायरेक्टली यूज किस में हो रहा है, प्रोडक्शन में। जो डायरेक्टली यूज किस में हो रहा है, प्रोडक्शन में, ऐसा मटेरियल को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा सर, जो इनडायरेक्टली यूज किस में हो रहा है बताइए, फैक्ट्री में यूज होता है, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कहां जाता है, डायरेक्ट मटेरियल जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, कहां जाता है सर। और इनडायरेक्ट कहां पे जाएगा, इनडायरेक्ट जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, कहां पे जाएगा। तो अगर हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के बारे में। बिकॉज इनडायरेक्ट कहां पे चार्ज होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल में केवल क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आता है। क्लियर है। इस तरह से दूसरा खर्चा क्या है सर आपका, लेबर। लेबर भी दो तरह का लेबर होता है, एक होता है वर्कर और स्टाफ। स्टाफ को क्या देते हैं, सैलरी। वो सैलरी कहां पे होता है, ऑफिस में। तो इसका जो खर्चा, ऑफिस का खर्चा, वो कहां जाएगा, फैक्ट्री में, वो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कहां जाएगा। अब जो वेजेस है, जो वर्कर है, उसमें भी दो पार्ट है, क्या दो पार्ट है बताइए, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। अरे जो मटेरियल वगैरह बनाता है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, वो मेरा सॉरी, वो आपका डायरेक्ट लेबर। जो बाथरूम वगैरह साफ उफ करता है, सुपरवाइज करता है, इधर उधर बोलता है ऐसे करो वैसे करो ये करो, या कोई कैंटीन में कोई स्टाफ वगैरह है, ये सारा क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। इन लोगों को क्या देते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस देते हैं। समझ गया। अच्छा, यूएस वगैरह में जो बाथरूम वगैरह ये लोग साफ करता है उसको वर्ड बोलते हैं जेनिटर, क्या जेनिटर। वर्ड थोड़ा अच्छा दिया हम लोग यहाँ पर। क्लियर है सर। तो दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी, जो आपका डायरेक्ट लेबर है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट किसका होगा, वो होगा लेबर कॉस्ट का। किसका पार्ट होगा सर, वो पार्ट होगा लेबर कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट है वो किसका पार्ट होगा, वो पार्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड का। किसका पार्ट होगा सर, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। ठीक है ना, एक मिनट ओके।
देखिए सर, बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है? अच्छा, ये वाला जो है यहाँ पे नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ ठीक है, दे दो। एक और होगा तो देखो, और भी होगा। ठीक है सर, ये वाला स्लाइड दिख रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब एक बार रीड करिए, क्या मतलब हो रहा है? Cost accounting is concerned with recording, classifying and summarizing cost for determination of cost of product or services. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग पढ़े थे, क्या मतलब था? अकाउंटिंग का मतलब द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या वर्ड पड़ी? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो यहाँ पर बेसिकली मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है, देखिए ये डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, यही मेन है किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग के। और दूसरा क्या है सर? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग सच कॉस्ट एंड फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। और क्या बताइए? कॉस्ट तो पता कर ली है, सिर्फ कॉस्ट पता करने से होगा या कॉस्ट को क्या करना होगा सर? कम भी करना होगा, रिड्यूस भी करना तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम कम में बेचेंगे, जितना हम कॉस्ट कम करेंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम टेक्निक बताएंगे कि कॉस्ट कम कैसे करते हैं। तो कॉस्ट कम करने क्या है सर? कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तभी तो मेरा कॉस्ट कम होगा। कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? एक बंदा को इंचार्ज कर देंगे हम, बंदा को क्या करेंगे? इंचार्ज कर देंगे। आप सपोज मेरा रॉ मटेरियल खरीद के स्टोर में रहता है, तो एक बंदा को अपॉइंट करेंगे जिसका काम है रॉ मटेरियल खरीदना। चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल का जिम्मेदारी किसका है? उसका है, परचेज मैनेजर का। परचेज मैनेजर खरीद के कहां रखेगा? स्टोर में। हम एक स्टोर मैनेजर अपॉइंट कर देंगे जिसका काम क्या है? मटेरियल को अच्छे से संभाल के रखे, यही उसका काम है। फिर वो परचेज मैनेजर से कहां जाएगा? परचेज मैनेजर से जाएगा सर मेरा प्रोडक्शन मैनेजर पे, जिसका काम क्या है? वो सामान को बना, वो बना के ट्रांसफर कहां करेगा? फिनिश गुड में। उसका काम है प्रोडक्शन का। सेल्स मैनेजर का काम क्या है? सेल करना। वो प्रोडक्शन को लेके फिर गोडाउन में जाएगा, गोडाउन में एक बंदा को इंचार्ज कर देंगे, गोडाउन का मैनेजर। शोरूम में सेल्समैन को बैठा देंगे, शोरूम का मैनेजर को बैठा देंगे। अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे को, ह्यूमन को वहां पे एज अ मैनेजर, एज अ हायर अथॉरिटी, रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी हायर कर देंगे। और फिर क्या करना है मेरे को? सबको कंट्रोल करना है। क्या करना? अगर सामान अच्छा क्वालिटी का नहीं मिला तो हम किसको पकड़ेंगे? प्रोडक्शन मैनेजर को। किसको पकड़ेंगे? परचेज मैनेजर। अगर मेरा सामान स्टोर डिपार्टमेंट से चोरी हो जा रहा है तो हम किसको पकड़ेंगे? स्टोर मैनेजर को। किसको मारेंगे? स्टोर मैनेजर को। सैलरी किसका कटेगा? स्टोर मैनेजर। अगर प्रोडक्शन में कर और प्रोडक्शन का क्वालिटी खराब हो जा रहा है, स्क्रैप बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो कौन मार खाएगा? सामान बन गया, गोडाउन में पड़े पड़े चल रहा है और सेल ही नहीं हो रहा है, कौन मार खाएगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है सेल करने का? कैसे भी करना है, बेचो भाई, मेरा जिम्मेदारी है, पैसे काहे का दे रहे? समझ में आ रहा है? इसी तरह से कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? और रिवॉर्ड रखते हैं। क्या रिवॉर्ड रखते हैं? जो बंदा अपना काम इफिशियंसी से कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, तो उसको रिवॉर्ड देंगे, बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, सब कुछ देंगे, जो मांगेगा सब देंगे। जहां नुकसान हुआ तो भाई साहब मार भी खाइएगा। वैसे
इसलिए प्राइवेट कंपनी में क्या है, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन भी ज्यादा है, तो रिस्क भी क्या है, बहुत ज्यादा। जॉब जाने का भी खतरा क्या है, जॉब जाने का भी खतरा क्या होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। चीज समझ में आया। नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, पढ़िए। सबसे पहले टू कैलकुलेट एक्यूरेट प्रॉफिट, ये गलत है, इसको ठीक करिए। टू कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट होगा, ये आप लोगों को मैथ में मिल जाएगा सब। टू कैलकुलेट करेक्ट वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्राइस। अपने को जो मेन पढ़ना है, ये कॉस्ट का टर्मिनोलॉजी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ नहीं है, मतलब वो पीडीएफ में नहीं है, वो आप लोग को बताएंगे इसमें स्लाइड में। पीडीएफ में पूरा इन डिटेल आप लोगों को उसमें मिला हुआ मैथ में, का क्रक्स वाला वर्जन इसमें पढ़ा रहे हैं, सो दैट जब वो रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है पढ़िए, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पढ़िए ऊपर में क्या लिखा है। कॉस्ट का मतलब क्या है बाबू, यहाँ देखिए स्लाइड में। कॉस्ट का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर। आप जो भी सामान खरीदते हैं वो आपके लिए क्या है, कॉस्ट है। आपके लिए क्या है, कॉस्ट। नहीं समझे। अब वो सामान का मार्केट में 300 रुपए, आपको मिल गया 250 रुपए, तो आपका कॉस्ट कितना होगा, 250 या 300, 250। मार्केट में उसका दाम 150 रुपए, आपने खरीदा 200 रुपए में, तो कॉस्ट 150 होगा आपके लिए, कितना हो, 200। तो जितना उस सामान को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। यही हमारा मकसद है, तो उसको निकालने में हेल्प कौन करता है, कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स एंड एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर प्लान। इसका मतलब ये हो गया कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्टिंग का मेथड है। मेथड क्या है, कंट्रोल करके प्रॉफिट अराइव करके प्लान के हिसाब से प्लानिंग करके अपने लोग चलते हैं। तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी अनप्लान्ड या प्लान्ड है। मुकेश अंबानी आने वाला 3 महीना कैसे गुजारेगा, प्लान्ड है कि अनप्लान्ड है। उससे मीटिंग लेने के लिए क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्यों अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बिकॉज वो ऑक्युपाइड है, वो बिजी है। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, कॉस्ट कंट्रोल मींस द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट बाय मैनेजमेंट। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। एक होता है जॉब कॉस्टिंग, एक क्या होता है सर, बैच कॉस्टिंग। पढ़ेंगे अपने लोग आगे चल के, इसको भी जरूरत नहीं है हमें। हो गया, इस चीज को देखिए। गाड़ी, गाड़ी कैसे बनता है भाई साहब, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या क्या है बताइए, डायरेक्ट मटेरियल है, फिर क्या है, डायरेक्ट लेबर है, और फिर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। ये ऐड होके क्या निकला, ये निकल गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये क्या निकल गया सर, ये निकल गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब ये गाड़ी बनाने में क्या डायरेक्ट मटेरियल और क्या इनडायरेक्ट है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। गाड़ी आपको पता है कैसे करके बनता है, नहीं बनता है, वीडियो वगैरह देखे हैं आप लोग। अरे आइडिया तो है, कंपनी में अरे बढ़िया। पढ़िए देखिए सर, डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल दैट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। कौन सा पार्ट, integral part of the product and that can be easily traceable। क्या बताइए, easily traceable मतलब वो रॉ मटेरियल जो किसी भी प्रोडक्ट का एक अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसको अपने लोग easily traceable कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर कार है तो कार में हमको बताइए मेन मटेरियल इंटीग्रल पार्ट क्या है और जिसको आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं। क्या बताइए, इंजन। सबसे बड़ा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट, इंजन, बिकॉज इज द हार्ट ऑफ अ कार। वो बंद तो सब बंद, बिना इंजन का गाड़ी चलेगा क्या। इंजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इंजन मेरा क्या होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा। इसके अलावा टायर, टायर क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। इसके अलावा ग्लासेज जो लगा रहता है और जो आपका बॉडी है, पूरा जो आपका बॉडी पार्ट है वो भी क्या है, इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, डायरेक्ट होना सर, है ना। इसके अलावा सर इनडायरेक्ट में क्या हो, हॉर्न,
अंदर का जो सिस्टम हो गया, अंदर का जो सीट वगैरह हो रहा है, अंदर का जो आपका बैठते हैं ना, वो आपका कारपेट वगैरह रहता है, सब क्या इनडायरेक्ट है। बॉक्स वगैरह जो रहता है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, है ना। तो दो आर दी इनडायरेक्ट पार्ट में है। तो डायरेक्ट का मतलब समझ में आया, रॉ मटेरियल दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी इजिली ट्रेसेबल। दूसरा सर डायरेक्ट लेबर किसको बोलेंगे? दोस लेबर कॉस्ट दैट कैन बी इजिली ट्रेस टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देखिए, वेजेस पेड टू ऑटोमोबाइल असेंबली वर्कर। आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी जो कार मेकिंग कंपनी है, इन लोग का इंजन वगैरह खुद का है क्या? आप जो बाइक चलाते हैं ना, बाइक में इंजन, वो बाइक पर लगा है क्या? बजाज का है, बजाज। आप देखिए टीवीएस का स्कूटर है, टीवीएस का स्कूटी है, ठीक है, हीरो का स्कूटी है, इन लोग का है, होंडा वगैरह है। इसमें जो इंजन है, इंजन में देखिएगा बजाज डीटीएसआई लिखा रहता है। तो इंजन कोई और कंपनी बना रहा है, पार्ट्स कोई और बना रहा है, बात समझ रहा है। और जो ये कंपनी है, ये सबको असेंबल कर दे, क्या करती है? असेंबल करती, असेंबल करके अपना नाम का थब्बा लगा के मार्केट में बेच रहे। टेक एन एग्जांपल, जितने भी मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन में हर एक प्रोडक्ट एक कंपनी का, क्या सर? ग्लास में, आईफोन में जो ग्लास है ना, वो सैमसंग बनाता है। प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन यूज होता है या तो फिर इंटेल यूज करता है। तो इंटेल तो आपके स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर रहता है। तो हर एक कंपनी अलग अलग पार्ट्स बना के सप्लाई करती है, और जो मेन कंपनी उसको असेंबल करके थब्बा लगा के भेजती है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऐसे में जो वेजेस पेमेंट हो रहा है किसको? असेंबली वर्कर को। वो मेरा कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट लेबर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इजिली ट्रेस्ड टू डायरेक्टली स्पेसिफिक यूनिट। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल आता है सर, और क्या आता है? इनडायरेक्ट लेबर। ना इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? उल्टा, वहां क्या था? इंटीग्रल पार्ट और इजिली ट्रेसेबल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में देखिए, मटेरियल यूज टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। मटेरियल जो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, उसको अपने लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। लेबर क्या है? wages paid to employees who are not directly involved in production work, उसको कौन सा wages बोलते हैं? इनडायरेक्ट wages बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? लुब्रिकेंट एंड क्लीनिंग सप्लाईज यूज इन दी ऑटोमोबाइल असेंबली इन प्लांट। ये सब क्या है बताइए? लुब्रिकेंट वगैरह ये सारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्या डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट होगा। इसमें देखिए मेंटेनेंस वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सारा क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। चीज क्लियर हुआ? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखिए क्या है, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सर। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आइए, इसमें क्या है? एक सेलिंग कॉस्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अब ऐड क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। तो क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में क्या देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लरिकल कॉस्ट आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सेलिंग में क्या है? कॉस्ट नेसेसरी टू सिक्योर द ऑर्डर एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेल्समैन कमीशन, डिलीवरी एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, ये सारा किस में पार्ट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस का खर्चा, ऑफिस सैलरी, ऑफिस मैनेजर सैलरी, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरनेट, ट्रैवलिंग इनकॉन्वीनियंस, इंश्योरेंस, ये सारा खर्चा किसका है? ऑफिस का। तो कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन इसमें कुछ कुछ खर्चा ऐसा भी है जो फाइनेंशियल नेचर का है। कौन सा नेचर का? कॉस्ट का नेचर पे नहीं है। मतलब कॉस्ट का नेचर, फाइनेंशियल का नेचर मतलब बैड डेट। क्या बताइए? बैड डेट। बैड डेट किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से या फाइनेंस? फाइनेंस। माल बेचेंगे, पैसा मेरे को नहीं दिया। डिस्काउंट अलाउड, क्या बताइए? डिस्काउंट अलाउड किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है। भैया सामान बेचे, मेरे को पैसा नहीं दिया तो उनको कम करना पड़ा, उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। तो कुछ कुछ खर्चा जो मेरा कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होता है, वो मेरा कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे डोनेशन, क्या बताइए? डोनेशन। डोनेशन अपने लोग देते हैं फाइनेंशियल पर्पस के लिए, बात समझ रहे हैं? तो कुछ कुछ खर्चा जो फाइनेंशियल नेचर का है, कॉस्टली नेचर का नहीं, उसको अपने लोग ऐड नहीं करेंगे। नाउ अब आप लोग मैट में फॉर्मेट दिया होगा, देखिए
इंट्रोडक्शन वाला भी हमारा टॉपिक चल रहा है। हाँ? ये सारा चीज बता चुके हैं आपको। स्टार्टिंग में देखिए, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है। एक वर्ड है कॉस्ट सेंटर, क्या बताइए? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं सर? जहां पे सामान आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या करते हैं सर? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, उनको कॉस्ट सेंटर बोला जाता है। क्या बोला था? कॉस्ट सेंटर। क्लियर है? इस चीज को पढ़िएगा प्लीज। देखिए सर, जब तक का कोई भी एक चैप्टर का ना थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं ना, तो वो चैप्टर समझ में नहीं आए। और मैं पढ़ाता हूँ, भले ही आप लोग का ग्रेजुएशन में कुछ बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं, मैं पढ़ाता हूँ नॉलेज के लिए भाई साहब। एग्जाम में मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, मुझे इतना पता है। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, नॉलेज के लिए पढ़ाई करोगे, गेन करोगे, तो एग्जाम में नंबर आपका आ जाना चाहिए। समझ गए? तो ये सारा थ्योरेटिकल, क्योंकि बहुत सारा आप लोग का फ्यूचर में जो काम आने वाला ना, ये सब नॉलेज अंडरस्टैंडिंग काम आने वाला। प्रैक्टिकल पेपर इज नॉट गोइंग टू वर्थ इट। आपसे कोई भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा क्या जाएगा? फाइनल अकाउंट का सम, डेप्रिसिएशन बना लो बेटा, जो फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट मैच हुआ, इंटरव्यू पॉसिबल है? क्या पूछा जाएगा वहां? आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट में 80% लाए ग्रेजुएशन, तो कैलिबर पोटेंशियल कैसे चेक किया जाएगा? 2-3 क्वेश्चन पूछ के मैं आपसे 11 का 2-3 क्वेश्चन पूछ लूंगा, आप नहीं बता पाया, मतलब पूरा 5 साल क्या किया आपने? वेस्ट। समझ में आ रहा है? ये सारा रीजन होता है। जब मैं सीए फाइनल पास कर लेने बाद, जब मैं इंटरव्यू में गया था, तो इंटरव्यू में जब मेरे से पूछ रहा, तो क्या पूछा पता है? वैसे जो पहला क्वेश्चन जो मतलब आस्क किया, पहले तो हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू विल प्लानिंग ए डू वगैरह, जो भी एचआर वाला क्वेश्चन था वो मार दिया मेरे को, भी चिपका दिए। फिर उनसे पूछता है कि टेल मी द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। आई वाज लाइक, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? सीरियसली? I'm a chartered accountant after 5 years of complete मतलब rigorous study पास कर लेने के बाद इंटरव्यू में जब बैठा है, तो वो बंदा मेरे से पूछ रहा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इमेजिन अगर हम नहीं बता पाते तो इससे क्या इम्पैक्ट होता अगले के पास। बेटा गोल्डन रूल नहीं बता पा रहा है, वो सीए बन के जॉब क्या करेगा? भला इसको समझ आया? तो जब मुझसे इस लेवल का इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, सर आप तो फ्रेशर के लिए जॉब करने जाओगे, कहीं पर भी इंटरव्यू दोगे, तो आपसे तो और तो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आप तो बेसिक ही नॉलेज आपको रखना है, लेकिन नॉलेज के लिए नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं है, वेस्ट। ये 5 इयर्स आप लोग कंप्लीट वेस्ट कर लोगे। समझ रहे हैं? और ग्रेजुएशन सिर्फ नहीं करना है सर, ग्रेजुएशन के साथ कुछ और भी करना है। हाँ, याद रखिएगा। सिर्फ ग्रेजुएशन करके और घर पे जो वर्कर वगैरह काम वाली जो भाई है, उन लोग से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखिएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी फ्रेशर का भी रिक्वायरमेंट मास्टर से क्या है। अब वो बीकॉम का नॉलेज खत्म हो गया है, सिर्फ लड़का ग्रेजुएट है शादी करा दो, वो भी कॉन्सेप्ट खत्म। अभी मतलब बीकॉम में होता ना, जैसे कि हमारे टाइम में आपका ग्रेजुएशन का एक आपका पैरामीटर था कि भाई लड़का पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ा लिखा है? ग्रेजुएट है, मतलब बहुत पढ़ लिया। अब वो कैटेगरी खत्म हो गया, अब ग्रेजुएट समझ आइए नॉर्मल लेवल में आ गया आप लोग के लिए। तो अभी मास्टर्स डिग्री भी चाहिए फ्रेशर का जॉब करने के लिए, और ये ग्रेजुएशन के साथ साथ में कुछ और कोर्सेज वगैरह हो गया, सीए हो गया, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल अभी कोर्स वगैरह निकला है, सबके बारे में लीजिए, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्थ इट। आप 3 साल कंप्लीट वेस्ट करो। यही रुक, ये सब पढ़िएगा सर थ्योरी पे, अपने लोग फॉर्मेट पे आते हैं। देखिए मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पढ़ा चुके हैं, रिमेंबर। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं? लेबर कॉस्ट सर, ठीक है। ओवरहेड्स किसको बोला जाता है? अब देखिए टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ये टोटल कॉस्ट का देखिए प्राइम कॉस्ट होता है, प्राइम कॉस्ट सबसे पहले निकालते हैं क्या? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ ऐड होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
प्लस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस। कौन सा खर्चा? चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है डायरेक्टली प्रोडक्शन में, उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट में फिर ऐड क्या कर देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड कर देते हैं? वो क्या निकल जाता है सर? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड होता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वो क्या निकलता है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर क्या ऐड कर देते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या निकल जाता है? टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल सेल से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। इसका फॉर्मेट, हाँ सर, ये अपने लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे सर, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में। अभी फिलहाल के लिए आप लोग को फॉर्मेट देख कर आना है। देखिए ये है फॉर्मेट, लिखा सकते थे लेकिन आप लोग को ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये इस तरह से बनाना है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट इज एडेड। लिखना क्या है? कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड दिस प्रोडक्शन, कितना यूनिट बनाया। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्या है? मटेरियल कंज्यूम। क्या हेडिंग है सर? मटेरियल कंज्यूम, रिमेंबर। और मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें परचेस क्या करते हैं सर? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ऐड होता है कैरिज ऑन परचेस। क्या ऐड होता है? कैरिज ऑन परचेस। इसका ब्रैकेट में लिखिए प्यारी, PRE। उसका ब्रैकेट में लिखिए कैरिज ऑन मटेरियल, आपका कैरिज ऑन परचेस का ब्रैकेट में लिखिए PRE, प्यारी। इसको प्यार से हम प्यारी बुलाते हैं। इसका मतलब होता है परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है? परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर, PRE, प्यारी। ऑब्वियसली प्री होना चाहिए, थोड़ा प्यार ज्यादा है इसलिए प्यारी बोलते हैं। तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया? आप जो मटेरियल खरीद रहे हैं तो मटेरियल खरीद के हाथ में लेकर आएंगे। हाँ, मटेरियल लेके हाथ में लेके आएंगे सर, बताइए ना। मटेरियल लेके आप क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट करोगे ना। लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। अब ट्रांसपोर्ट में भी कैटेगरी है, इधर आप रोडवे से मंगाओगे, या तो फिर मालगाड़ी रेलवे से मंगाओगे, या तो फिर आप एयरवे से मंगाओगे, शिप से मंगाओगे, राइट। तो कहीं से भी मंगाएंगे सर, कैरेज लगेगा नहीं लगेगा? कैरेज का मतलब भाड़ा होता है, फ्रेट का मतलब भी भाड़ा होता है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह हो गया। ये सारा खर्चा कहाँ आएगा सर? कैरेज ऑन परचेज, दैट इज परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर इसमें से सर लेस क्या होता है? लेस में याद रखिएगा 3 चीज लेस होती है। वो लेस क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक देखिए ऐड हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और याद रखना है कि यहाँ स्टॉक 3 तरह का मिलेगा। कितना तरह का? एक रहेगा रॉ मटेरियल, एक रहेगा WIP, एक रहेगा फिनिश। और तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा। कहाँ करेंगे वो चीज समझिए। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कहाँ एडजस्टमेंट हुआ? रॉ मटेरियल कंज्यूम में। ओपनिंग के साथ परचेज ऐड, प्यारी ऐड, लेस क्या किए? क्लोजिंग स्टॉक। और फिर लेस क्या कर रहे हैं? सेल ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल को कोई बेच दे रहे हैं, या तो फिर ब्रैकेट में यहाँ पर लिखिए रॉ मटेरियल रिटर्न, वहां पर लिखिए रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, या तो फिर रॉ मटेरियल रिटर्न। या तो सेल कर दिए तो फिर आप रॉ मटेरियल क्या कर दिए? वापस कर दिए, वापस। तो वापस कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। परचेस किए थे तो ऐड, वापस करेंगे तो क्या होगा? लेस। फिर उसके बाद क्या है सर? एबनॉर्मल वेस्टेज। क्या है बताइए? एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। अब 2 तरह का लॉस होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। क्या होता है? किसका लॉस हो रहा है? रॉ मटेरियल। तो एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस का मतलब क्या हो गया? आप रॉ मटेरियल रखोगे कहाँ पे? स्टोर में। अब बहुत सारा रॉ मटेरियल है ना, तो चूहा वगैरह तो हो ही सकता है। चूहा बेटा खा लिया तो कितना खागा? पूरा गोडाउन चूहा खा लिया। क्या चूहा था? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत खाएगा। तो ये जो मेरा लॉस है, कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। हो गई भाई, इतना बड़ा फैक्ट्री है, 2-3 चूहा तो हो गई। तो कौन सा लॉस होगा? नॉर्मल। आप कोई बड़ा चूहा था, वो चोरी कर लिया है। राजा बाजार में देखोगे ना, 2-3 ना भेंग लगा के रखता है। रात के टाइम में जाते हैं ना तो भेंग लगा के रखता है, और खादी बाटा वगैरह ये सारा का ना चप्पल बेचता है। समझ रहे हैं? और मैंने देखा क्वालिटी वगैरह भी देखा, तो लगा कि हाँ भाई 2-3 है अच्छा आइटम।
कहाँ से आया उसका? बाटा कंपनी क्या बोला, बाबू मेरा बिक्री नहीं हो रहा है, एक काम करो तुम ये जूता ले आके बेच दो राधा बाजार में, बेच के पैसा कलेक्ट करके हमको दे दो। कभी बोलेगा क्या? तो वो जो बंदा है वो क्या कर रहा है? समझ गया? वो बंदा क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है वो। तो अगर चोरी करके कोई बंदा अगर स्टॉक गायब कर रहा है तो कौन सा है वो, आप नॉर्मल या नॉर्मल? वो क्या करेंगे? लेस करेंगे। नॉर्मल स्टॉक लेस होगा क्या? नॉर्मल लॉस लेस नहीं होगा। कौन सा लॉस लेस होगा? आप नॉर्मल लॉस। आग लग गया। कोई भी मैन्युफैक्चरर को अगर आप गाली उली दीजिएगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका बिजनेस है, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलिएगा ना कि भैया हम बददुआ दे रहे हैं कि तेरा फैक्ट्री में आग लग जाए, भाई साहब वो अलग लेवल चल जाएगा। वो आपको मार देगा, आपको गायब करवा देगा। ऐसा नहीं समझे? क्योंकि उसको पता है कि अगर आग वगैरह लग जाएगा तो उसका पूरा जिंदगी भर का मेहनत क्या है, 1 रुपया में खत्म हो जाएगा। माचिस 1 रुपया का खत्म। बात समझ में आ रहा है सर? इससे वो डरता है, तो क्या करा लेता है? इंश्योरेंस कराता है। क्या कराता है? इसीलिए अगर आप बिजनेस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, तो भाई इंश्योरेंस तो करवाना है। वो जो लॉस हुआ वो लॉस को क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। फायर का लॉस हो गया, थेफ हो गया, चोरी हो गया, कोई फ्लड वगैरह आ गया, माल भी गया, आप भी गए, एबनॉर्मल लॉस हो गया। कोई अर्थक्वेक आया, आपका फैक्ट्री नीचे का और नीचे हो गया, मेरा कौन सा लॉस है? ये सारा मेरा एबनॉर्मल लॉस है। ये सारा क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो एबनॉर्मल का सिंपल डेफिनेशन होता है द लॉस विच कैन, मतलब कि जो अपने लोग सोचे नहीं कि अपने साथ होगा। समझ रहे हैं? जो सोच लेंगे वो लॉस क्या है? नॉर्मल है। जो कंट्रोल है वो नॉर्मल है, जो कंट्रोल नहीं है वो एबनॉर्मल है। हाँ, लेस कौन सा करना है? एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है? ये ऐड करके क्या आ गया? ये ऐड करके क्या आ गया सर? मटेरियल कंज्यूम। अब इसके साथ 2 खर्चा ऐड होता है। क्या खर्चा बताइए? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाता है? इनडायरेक्ट वेजेस आता है फैक्ट्री ओवरहेड में। कहां पर आता है? मटेरियल में भी 2 तरह का मटेरियल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहां आएगा? ये परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में। और इनडायरेक्ट कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। कहां जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, क्या निकल गया? प्राइम कॉस्ट। फिर क्या ऐड किए? देखिए फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दी। अब उससे लेस क्या कर देना है? सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप ये क्या है? खराब नहीं, जब आप सामान वगैरह फैक्ट्री में बनाते हैं ना तो कुछ स्क्रैप निकल जाए। स्क्रैप मतलब वो यूज नहीं होता है। टेक एग्जांपल, अगर आप कोई शूज वगैरह देखे हैं ना, तो शूज का जो सोल है, जिसको लोअर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोअर बोलते हैं। लोअर अपर समझते हैं? शूज का जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको लोअर बुलाता है, और जो अपर वाला पार्ट है उसको अपर अपने लोग बोलते हैं चेक करने के लिए। तो जो लोअर है ना, वो लोअर ऐसा एक पूरा शीट आता है, वो शीट से ना कटिंग होता है ना, ये पूरा कटिंग होता है। तो कटिंग करके जो हमारा बच गया वो तो वेस्ट है, वो तो यूज नहीं होगा। तो क्या कर देता है? उसको पूरा इकट्ठा करके एक बार में उसको बेच देता है, जिसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली जो कॉस्ट में वो खरीदा था वो कॉस्ट में तो नहीं बेच पाएगा, उसको तो कम में बेचेगा। इसलिए इस वो हमारा इनकम है। कॉस्ट में खर्चा ऐड होगा तो इनकम क्या होगा? लेस होगा। इसलिए सेल ऑफ स्क्रैप को अपने लोग क्या कर देते हैं सर? लेस कर देते हैं। ठीक है? ये लेस करके अब देखिए यहां पर एक WIP का आया। क्या आया? तो WIP का स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको कहां करना है? जस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। किसके बाद? ये जस्ट जो आपका ये फैक्ट्री कॉस्ट है ना, इससे जस्ट ऊपर। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाए। ये लेस होके जो हमारा कॉस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट या तो फिर वर्क कॉस्ट। फिर ऐड क्या होता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। रिसर्च अभी है क्या? रिसर्च अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब इसमें कौन सा खर्चा आता है? किसका खर्चा है? फैक्ट्री का। ऑफिस। तो ऑफिस का जितना खर्चा है उसको ऑफिस में डालते हैं। वो ऐड करके क्या आता है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद देखिए फिर से कौन सा आया? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में यहां जो है वो आ रहा है फिनिश गुड्स का स्टॉक। ये परचेज ऑफ फिनिश गुड्स तो होता नहीं है, इसको काटिए। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आपको मिलेगा नहीं, उसको काट दीजिए। ठीक है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। ये क्लोजिंग है, गुड्स को काट के क्लोजिंग लिखे वहां पे, वो गुड्स को काट के क्लोजिंग लिखे। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेस, ये लेस करके क्या आता है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो आप चीज समझिए, हमारा फॉर्मेट क्या था, रॉ मटेरियल का खर्चा पूरा कहाँ जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, क्या क्या दिमाग में, पूरा फॉर्मेट माइंड में होना चाहिए, समझ रहे हैं, तभी कॉस्ट शीट बन पाएगा। ये सबसे बेसिक स्टेप है कॉस्ट शीट का, और ये बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर समझ में आया तो बाकी सब चैप्टर समझ में आएगा। ये चैप्टर समझ में नहीं आया, सब गोल, समझ गए हैं, तो काफी सीरियसली लेना है। तो कॉस्ट शीट में हमारा सबसे पहला कॉस्ट का नाम क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसको कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और ऐड क्या होता है, प्यारे प्यारे बोले तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर। लेस क्या होता है, लेस लेस में बताओ, लेस में क्या होता है, बोल बोल साथ में, लेस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और लेस क्या होता है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न या फिर सेल ऑफ रॉ मटेरियल। और लेस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। वो क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो निकल गया मटेरियल का खर्चा। अब इसमें ऐड क्या होता है, लेबर का खर्चा। लेबर दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला में नहीं आता है, तो उसकी वहां देखिए जो ऐड लिखा ना, डायरेक्ट वेजेस से, क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, अपने लोग नीचे में एक्सपेंसेस का भी रीड करेंगे कि क्या क्या खर्चा किसमें किसमें आएगा। तो इसमें सर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, क्या बताइए, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ये रॉयल्टी क्या होता है, एग्जाम्पल, रॉयल्टी किसको बोलते हैं, रॉयल्टी किसको बोलते हैं, नहीं पता। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, लेकिन बनाना कैसे पता नहीं है। तो फार्मूला बिक्री होता है, फार्मूला सेल होता है। साइंटिस्ट लोग बहुत अमीर बन जाता है, 20 साल पूरा अपना जिंदगी बिताया एक छोटा ऐसा टैबलेट बनाने में। क्या बनाने में, टैबलेट। कोई आपका कैंसर का है, जैसे कि अभी जितना भी बीमारी है सबका इलाज है, ये एक पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, जिनका अभी तक का इलाज, अभी तक का उसका कोई निकला नहीं है। नहीं, कैंसर का भी निकल चुका है, उसका भी है, पर पार्किंसन एक बोल कर है, मतलब कि आपका माइंड का कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे डिक्रीज वैल्यू में चला जाता है, और इवेंचुअली आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, विच इज मतलब एंड, मतलब वो ग्रेजुअली डेथ होता है आपका। तो वो बीमारी का अभी तक का ऐसा कुछ अच्छा इलाज वगैरह अभी तक निकला नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए सर ये जो डिजीज है, अभी एक साइंटिस्ट इसमें जिंदगी बेटा लगा रहा है कि नहीं भैया, हम लोग इसमें लिखा हुआ है कि हर एक बीमारी का इलाज है, हम तो निकालेंगे। वो खोज खाज के निकालने लगा, 20 साल लग गया। अब 20 साल बना लेने के बाद में एक कैप्सूल निकाला, एक फार्मूला बनाया, जिससे वो बीमारी 99% ठीक हो जाता है। 1% तो सर चांसेस रहेगा नहीं होगा, वो हर किसी 99% एक्यूरेट है कि वो ठीक हो जाएगा। अब वो बंदा फार्मूला निकाल लिया बीमारी का, अब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वो कर पाएगा क्या, उसके पास पैसा है, उसके पास नॉलेज, उसके पास टेक्निक, वो तो बड़ा साइंटिस्ट है। तो एक तो छोटा ऐसा है वो जो आपका पूरा है ना फैक्ट्री, आपका छोटा सा पूरा आपका साइंटिस्ट का जो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो लैब है, उसी में जिंदगी काटा, उसको तो पता नहीं मैनेजमेंट क्या है, सब क्या है। तो उन लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनी होती है, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, जैसा वर्ल्ड में जाएंगे तो एबट हो गया, ठीक है, आपका फाइजर हो गया, इंडिया में आएंगे तो सन फार्मा हो गया, ठीक है, ये सारे जो कंपनी है। इसके अलावा और भी है, सीन और भी है बहुत सारा, सन फार्मा के अलावा और भी है। तो ये सारी जो कंपनी है लोग क्या करती है, उसे फार्मूला एक्वायर करती है। क्या एक्वायर करती, पूरा प्रोडक्शन वगैरह को सब कुछ सेटअप वोटअप पूरा उनका काम है, और वो साइंटिस्ट से फार्मूलाज लेती है। इसके लिए दे विल पे इन बिलियंस और मिलियंस, हजार करोड़ रुपया का एक एक फार्मूला बिक्री होता है। वो बंदा अगर 20 साल का मेहनत में एक बड़ा फार्मूला निकाल गया, तो आने वाला पूरा 10 पीढ़ी क्या करेगा, बैठ के खाएगा। ये साइंटिस्ट लोग का रोल। अब यही नहीं, उसको तो एक लमसम मनी मिलता ही है, साथ में ये भी कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक का ये जो मेरा फार्मूला के बेसिस से जो गुड्स है, जो कैप्सूल है, जो भी आप बनाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे, उसमें भी मेरा 10% 15% कमीशन है। दिस इज व्हाट रॉयल्टी मीन्स। ये क्या है, रॉयल्टी। अगला का फार्मूला है, वो फार्मूला यूज करके अगर आप बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो जितना भी प्रोडक्शन होगा आपको सर्टेन परसेंटेज जो है, अगर वो डिसाइड किया तो वो आपको देना पड़ेगा।
दिस इज व्हाट रॉयल्टी। अब इमेजिन करिए वो कितना कमाएगा, वो कमाता ही रहेगा, कुछ और नहीं करेगा। तो ये रॉयल्टी कौन सा खर्चा हुआ, डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? डायरेक्ट खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये खर्चा ऐड कर देते हैं सर, ये ऐड करके क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में फिर क्या ऐड करते हैं बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। किसका खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा। सब ऐड कर देते हैं, ऐड कर देने के बाद में लेस क्या होगा, सेल ऑफ स्क्रैप। ये जो आया, अब इसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर WIP। किसका एडजस्टमेंट करना है, WIP। रिमेंबर स्टॉक 3 तरह का होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना। तो रॉ मटेरियल का कहां जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में, समझ गया। और WIP का स्टॉक कहां जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट से जस्ट पहले, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेस। ये जो है इसको क्या बोलते हैं सर, वर्क कॉस्ट। अब फैक्ट्री का खर्चा हो गया, रिमेंबर ओवरहेड 3 तरह का था, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। अब किसका खर्चा ऐड होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देंगे। ये जो है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब किसका एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश, ओपनिंग एट क्लोजिंग लेस। ये जो है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइनली क्या आ गया सर, टोटल कॉस्ट। अब नीचे में आप लोगों को पूरा खर्चा के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन सा खर्चा किस में आएगा नहीं आएगा। आराम से घर में जाइए और इसको पूरा रीड करिएगा, किसको फैक्ट्री में बोलेंगे, किसको एडमिनिस्ट्रेटिव में बोलेंगे, समझ रहे हैं। वो पूरा चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट शीट में देखिए कौन कौन सा चीज कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, वो भी लिखा हुआ है। ये सारा आइटम अपने लोग अकाउंट्स में सीखे हैं खर्चे में, लेकिन कॉस्ट शीट में ये सारा आइटम एज एन एक्सपेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको रीड करना है और रीड करके पूरा कंप्लीट आपको समझना है। तो फिर अपने लोग नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल्स हम स्टार्ट करें। अच्छा, सिर्फ एक चीज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिखा हुआ नहीं है, तो कहीं पर हेडिंग पे लिखे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से 2-3 चीज लिखा रहे हैं, उसको लिख लीजिए। मैट में ही लिखे वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैट में लिखे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 3-4 आइटम है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है, उसको याद रखना आप। नंबर 1 पे लिखे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो अपने को फॉर्मेट लिखाने का जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा भाई। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बता के गया, तो मेन जो दाम है वो किसका है, फार्मूला का है। आपको पता है जितना भी साबुन वगैरह का जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्रोडक्ट बनता है, ये एक्चुअल में फार्मूला कहाँ का है, यूनिलीवर का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर जो है वो क्या है, वो इंटरनेशनल कंपनी है, वो यूके की कंपनी है सर। वो इंडिया में, हर कंट्री में, इंडिया में ऐसा डोमेस्टिक कंपनी बन के काम करता है, बिकॉज उसमें टैक्स क्या है, कम। फॉरेन में 40%, डोमेस्टिक का आपका 25% है, तो 15% टैक्स बचता है। तो क्या करता है, इंडियन कंपनी के साथ एफिलेटेड करके, हाँ, इंडियन कंपनी के साथ एफिलेटेड करके यहाँ की कंपनी बन जाती है। लेकिन फार्मूला कौन देता है, यूनिलीवर देता है, यूके वाला। समझ गए। नेक्स्ट में लिखिए हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कोई स्पेशल मशीन लाए उसको हायर करके, बस यही 2 और नहीं आएगा। और लिखिए वहां पे चार्जेबल एक्सपेंसेस, अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस। अगर वर्ड आपको चार्जेबल मिला ना तो इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्लास में आइए, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। इसको रीड करके आना है सर आपको।